स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को सामूहिक सौदेबाजी क्या है उसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि मतलब पिछले 2 सालों से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे जो श्रमिक मजदूर है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप देखने से ये पता चल रहा होगा आपको कि सामूहिक सौदेबाजी क्या है। तो सामूहिक सौदेबाजी कुछ होगा ऐसा सौदा, परंतु ऐसी सौदा नहीं है। ये ऐसा सौदा है जैसे कि कोई उद्योगों द्वारा, उद्योग के जो उसके जो प्रतिनिधि होंगे उसके द्वारा, और जो मजदूर के संगठन होंगे उसके सामूहिक जो संगठन होंगे, और जो उद्योग चला रहे उसका जो प्रतिनिधि होंगे उसके बीच में। जैसे कि आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, जैसे कि आप अगर काम करवाने वाले, अगर मैं काम करने वाला हूं तो आपके यहाँ जाऊंगा तो क्या करूंगा, पहले क्या करते हैं कि पहले बोलेंगे कि क्या करवाना है, तो ये काम करवाना है, तो हम क्या कहेंगे कि कितने पैसा आप देंगे। तो ये जो बात होगा तो वो निर्णय किसी, जैसे कि सौदेबाजी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे ठेकेदार वाला काम ना होता है उसी तरह से ठेका लेना। जैसे कि कोई कार्य का ठेका लेना है तो उसी अनुमान से अंदाजा आप लोगों को क्या करना होगा, सौदा लगाना होगा, बाजी लगाना होगा कि हाँ ये चीज़ है, इतना मिट्टी अगर काट देते हैं आप तो इतना रुपया मिल जाएगा, ये चीज़ भरना है। तो ये जो बात होता है, ये जो निर्णय होता है, वही क्या कहलाता है, सामूहिक सौदेबाजी। तो उसमें बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, और जो काम करवाते हैं वो स्वयं ना होकर के उसका प्रतिनिधि होंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर उद्योगों की बात करेंगे, क्योंकि उद्योगों का जो संस्थापक होते हैं, जो उसका मेन होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं आते हैं, नीचे लेवल तक नहीं आते, इसलिए उसका प्रतिनिधि होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं और इसको कैसे फाइंड आउट, वहां पर हम लिखेंगे कैसे विस्तार में, तो देखेंगे सामूहिक सौदेबाजी जो कि आर्थिक जनतंत्र के लिए अति आवश्यक है। किसी आपसी समझौते द्वारा होने वाले हल को निकालने के लिए एक द्विपक्षीय ढंग है। इसमें द्वि पक्ष होगा, एक पक्ष इधर और एक पक्ष इधर, और ये जो नियम होगा वो लागू हो जाने के पश्चात वो नियम जल्दी टूटेगा नहीं, कम से कम 20-40 साल तो चलेगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर निर्णय लेने वाला बहुत ही अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, तो मतलब बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो यह वह विधि है जिसके द्वारा प्रबंधक और श्रमिक एक दूसरे की समस्याएं एवं दृष्टिकोण मालूम कर सकते हैं तथा रोजगार संबंधों की एक ऐसी रूपरेखा बना सकते हैं जिसके अंतर्गत दोनों आपस में दैनिक सहयोग व सद्भावना से एवं अपने आपसी लाभ के लिए काम कर सके। इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी श्रमिकों और सेवा योजकों के संगठित दलों द्वारा कार्य की संपूर्ण शर्तें के संबंध में सौदा करने की क्रिया का ही नाम है। बात समझ में आया स्पष्ट? अगर अभी भी नहीं आया तो आगे चलते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ध्यान से आप लोग सुनते रहेंगे, ठीक है, और पढ़ते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिक सौदेबाजी की कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। ई बोल्डिंग के अनुसार है, सामूहिक सौदेबाजी श्रम का मूल्य संगठित क्रेता और विक्रेता के बीच निश्चित करने की क्रिया का नाम है। मतलब जो काम करवा रहा है यानी कि खरीद और जो बेचने वाला है, उस दोनों के बीच में मेल होना चाहिए ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो ये पेन है, ये अगर 5 रुपये है तो चलिए हम 5 दे देंगे, अगर इसका 50 मांगेगा तो आप दीजिएगा, नहीं देंगे। तो यही जो तालमेल, इसका जो निर्णय किया गया, जो 5 रुपया बैठाया गया, वो कहीं ना कहीं एक संगठन के माध्यम से बैठाया गया होगा, सामूहिक संगठन किया होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं, ठीक है ना। इसको समझते रहना। सामाजिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग उस स्थिति के लिए किया जाता है जिसमें रोजगार की आवश्यक शर्तें का निर्धारण एक और श्रमिकों के एक समूह के प्रतिनिधि वह दूसरे ओर एक या अधिक सेवा योजक यानी कि जिसके यहाँ काम करेंगे के प्रतिनिधि द्वारा सौदेबाजी की विधि से किया जाता है। क्लियर? C.W. स्पाल्डिंग सब वही बात बोलेंगे, थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके, ठीक है ना। औपचारिक और अनौपचारिक समायोजन की उन प्रक्रियाओं का नाम सामूहिक सौदेबाजी है जिन्हें मालिक या उनके समूह और संगठित श्रम अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की अवधि में प्रयोग में लाते हैं। हक्सी सामूहिक सौदेबाजी कर्मचारियों का एक संगठित संस्था तथा एक मालिक अथवा मालिकों की एक समिति जो प्रायः उचित
अधिकार प्राप्त अभिकर्ताओं के माध्यम से कार्य करती है के बीच के सौदेबाजी द्वारा सेवा योजन की शर्तें को निश्चित करने का एक ढंग है। ठीक है, J.H. रिचर्डसन के हिसाब से क्या है, जब बहुत से श्रमिक सौदाकारी इकाई के रूप में अपनी रोजगार की दशा के बारे में किसी सहमति पर पहुंचने के उद्देश्य से सेवा योजकों के समूह के साथ वार्तालाप में भाग लेते हैं, वही क्या कहलाता है, सौदेबाजी कहलाता है। तो सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता क्या होगा, तो सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता बहुत अच्छे होंगे, जो कि हम लोग लाभ भी इसका देखेंगे और कुछ थोड़ा सा दुष्परिणाम भी है वो भी देखेंगे। तो यह श्रम के विक्रय हेतु आवश्यक अनुबंध करने का एक साधन है, यानी कि ये श्रम के विक्रय हेतु, जैसे कि आप श्रमिक है तो श्रम का विक्रय करेंगे कि नहीं, तो आप जो मेहनत करेंगे उसका विक्रय कर रहा है ना, बेच रहे हैं अपने श्रम को, तो उसको जो नियम है, जिस नियम में जैसे कि कितना में बेच रहे हैं, उसी का एक साधन है कौन, सामूहिक सौदेबाजी। जैसा कि हम पेन का मूल्य लगा सकते हैं, उसी तरह से आपको श्रम का भी तो मूल्य लगाना होगा ना, काम करते हैं कितना में कीजिएगा, तो वही है। प्रत्येक श्रमिक के लिए अनुबंध की शर्तें को मानना अनिवार्य होता है। अगर एक बार जो अनुबंध बन गया, यानी कि नियम कानून एक तरह से समझिए बन गया, तो उसको सभी को मानना है और मानना अनिवार्य भी होता है। यह एक सामूहिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, सामूहिक। इसमें श्रमिक व सेवा योजकों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यह एक लोचदार एवं गतिशील प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पक्ष कठोर रुख नहीं अपना सकते हैं। इसमें दोनों ओर दम बहुत सहूलियत से काम करना है ना, उसके पश्चात ना ये कोई निर्णय लिया जाएगा। यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है और सामूहिक सहयोग पर आधारित है। इस व्यवस्था का उद्देश्य औद्योगिक जनतंत्र एवं औद्योगिक न्याय की स्थापना करना है। यह अंतर शासनात्मक प्रणाली की उपयुक्त विधि है। यह औद्योगिक के क्षेत्र में एक संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करती है, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है ना। अब देखते हैं सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र कहाँ पर हम ये मतलब जो अपना श्रम को कहाँ पर हम लोग बेचेंगे वो इसकी बात करते हैं। तो देखिए, भारत के संदर्भ में सामूहिक सौदेबाजी के क्षेत्र सम्मिलित की जाने वाले प्रमुख मदे निम्नलिखित है। जैसे कि देखिए, कर्मचारी की मान्यता। कर्मचारी अगर कोई चाहेंगे कि हमको इतना वेतन चाहिए तो वहाँ पर आप इसकी श्रम को बेच सकते हैं, या कार्य के घंटे में आप घटा या बढ़ा सकते हैं। अवकाश और त्योहार की छुट्टी भी आप उसमें ले सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपके श्रम पर ही है ना। तो मजदूरी एवं भत्ते को भी बढ़ा सकते हैं। वरिष्ठता, जैसे कि हाँ आप ऊंचे पद पर है तो ज़्यादा पैसा लेंगे, वो नीचे पद पर है तो कम पैसा लेंगे, उस आधार पर भी आप अपने श्रम को बेच सकते हैं। बोनस एवं लाभांश भागीदारी योजनाएं, बोनस भी आप ले सकते हैं, और लाभांश यानी कि अगर कोई चीज़ अच्छा की है तो उसके लाभ के भी भागी बनेंगे। परमाणिक श्रम शक्ति के स्थिरीकरण से संबंधित मामले, विवेकीकरण एवं कार्यभार स्थिरीकरण या स्थिरता संबंधित मामले, छटनी एवं ले ऑफ से संबंधित मामले, कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले नियोजन एवं विकास कार्यक्रम, जीवन आरक्षी निधि, सब उपहार एवं अन्य अवकाश प्राप्त लाभ योजनाएं, परिवेदना पद्धति, अनुशासन एवं अनुशासन संहिता, प्रेरणा योजनाएं, कार्य की दशाएं, सुरक्षा एवं दुर्घटना की रोकथाम हेतु मामले, व्यावसायिक रोग एवं संरक्षणात्मक वस्त्र, भवन एवं यातायात सुविधाएं, कर्मचारी सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, विश्राम कक्ष, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिशु गृह आदि। ये सब बड़े बड़े फैक्ट्री में ये सब आप ले सकते हैं, है ना। तो कर्मचारी की आर्थिक सहायता हेतु ऋण समिति तथा साख समितियां, शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाएं। बड़े बड़े कंपनी ये सारे ऑफर देते हैं। अगर जिसके अंतर्गत कंपनी के अंतर्गत अगर कार्य कर रहा है वह सारे के सारे इनमें से जो भी बात बताएं सब पर बात है, और सब पर आप कुछ न कुछ ले सकते हैं, जो कि यह क्षेत्र है। जबकि इसका क्षेत्र कहीं ना कहीं बहुत लंबा है, इसका भी क्षेत्र, ठीक है, परंतु जो है इंपोर्टेंट वो इसमें है। सामूहिक सौदेबाजी के लाभ क्या होंगे, तो सामूहिक सौदेबाजी के लाभ निम्नलिखित है। देखिए, औद्योगिक शांति की स्थापना। देखिए, औद्योगिक जो शांति है उसमें, औद्योगिक में अभी क्रांति रहता तो उसमें भी शांति स्थापना किया जा सकता है। अगर उसका श्रमिक की रेट बढ़ा दिया जाए तब उसमें मानसिक और नैतिक मतलब विकास किया जाए तब। तो सामूहिक सौदेबाजी से श्रम और पूंजी काफी नजदीक आ जाते हैं। इसमें
पारस्परिक सहयोग एवं सौहार्द की भावना बढ़ती है, जिससे औद्योगिक विवादों की संख्या कम हो जाती है। औद्योगिक शांति की स्थापना से उत्पादन बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है और इस प्रकार समस्त राष्ट्र लाभान्वित होते हैं। देखिए, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं फायदे, वो सब एक अच्छे व्यक्ति द्वारा अगर लिया गया सौदा है तो, नहीं तो बहुत हानि भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे थोड़ी ना सौदा करेगा, कोई अच्छे जानकार व्यक्ति ही करेंगे ना। तो इसलिए ये सब लाभ है ना। शांति की परंपरा कायम, अनेक वर्षों तक विवाद न होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में शांति की परंपरा कायम होती है। विवाद पूर्व उदाहरण के आधार पर शीघ्रता से तय होते हैं। श्री एल.जी. रेनाल्ड के शब्दों में, जब किसी कारखाने में सामूहिक सौदे 20 या 30 वर्षों तक स्थापित हो जाते हैं तो फिर कोई ऐसी बात उदित नहीं हो सकती है जो पहले से उदित ना हुई हो और जो परंपरागत नियमों से बाहर हो। तो देखिए, जो नियम बन गया तो वो 20-30 साल तो आराम से रहेगा ही ना। तो श्रमिक के महत्व में वृद्धि, तो इससे क्या होगा, श्रमिकों के महत्व में वृद्धि भी होगी। सामूहिक सौदेबाजी से श्रमिक का सामाजिक स्तर बढ़ता है, जिसके कारण उद्योग में श्रमिकों का महत्व भी बढ़ेगा। निरीक्षण के मनमाने व्यवहार का अंत, निरीक्षक जो होता है पहले मनमाने करते थे, इसे ऐसे में मनमाने नहीं करेंगे क्योंकि उसको पता है कि रेट कितना है, क्या है। तो रोनाल्ड के शब्दों में सामूहिक सौदेबाजी का महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि निरीक्षक एक निरंकुश शासक न रह करके वैधानिक सम्राट हो जाता है, जिसके समझौते की शर्तें को मानना पड़ता है और जिसके फैसले के विरुद्ध आगे अपील हो सकती है। प्रबंधक भी अपनी मर्जी से श्रम संबंधित नीतियों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर एक बार नियम बन गया तो फिर आप क्या है, आप बोलने वाले कौन होते हैं, बस आप काम करवाइए, यही ना होगा। तो अगर ज़्यादा अगर ये तंग करते हैं तो आगे भी अपील कर सकते हैं। कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी, तो सामूहिक सौदेबाजी से औद्योगिक श्रमिक की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ होगी, तो उनका कार्य अत्यधिक लाभदायक हो जाता है। अतः कृषि भी श्रमिक भी उद्योगों में कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। फलस्वरूप कृषि पर से जनसंख्या के भार में कमी होगा। जब आपको उद्योग अगर ज़्यादा पैसा दे रहा है, जैसे कि अभी जो भी कृषि क्षेत्र में है उसको छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, बाहर कमाने के लिए जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पैसा कुछ ज़्यादा होगा और यहाँ पर पैसा बहुत कम होता है। तो इसीलिए कृषि पर से भार कमेगा। औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन, सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाएं बढ़ जाती है। इससे सेवा योजकों का व्यय बढ़ जाता है और वे उत्पादन विधियों में सुधार के लिए अधिक प्रयास करने लगते हैं। फलस्वरूप औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है। उपयुक्त निर्णय, सामूहिक सौदेबाजी के फलस्वरूप प्रबंधकों को सही निर्णय लेने की सहायता मिलती है। इससे नीतियों एवं आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होता है। संक्षेप में, सामूहिक सौदेबाजी की संख्या उत्पादकता को बढ़ाने वाला एक तंत्र है जो कि कर्मचारियों के सहयोग को प्राप्त करता है और औद्योगिक विवादों में कमी करता है। सामूहिक सौदेबाजी के दोष क्या होंगे, तो एस.एच. सिलिस्टर के शब्दों में सामूहिक सौदेबाजी एक साधन है जिसके उपयोग अच्छे और बुरे दोनों ही हो सकते हैं। इसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि सौदे कितनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से किया गया है, मतलब दूर देख करके कितना किया गया है। देखेंगे कि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक है या ऐसे इंजीनियर है जो पहले ही बता देता है ये चीज इतना दिन रहने वाला है, इतना दिन के बाद ये खराब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। वही अगर जानकार व्यक्ति अगर इस सौदेबाजी में अगर आकर के सौदा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर अच्छा रहेगा। यदि इसका उपयोग सही ढंग से नहीं किया गया तो इसके निम्न दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। औद्योगिक समस्या पर पर्याप्त विचार किए बिना श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा देने से उद्योग की विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उन श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी के लाभ नहीं मिलेगा जो श्रम संघ के अंग सदस्य नहीं है। यदि श्रमिक प्रतिनिधि अयोग्य एवं अनुभवहीन है तो औद्योगिक विकास में सही योगदान नहीं कर पाएगा। श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुए बिना श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा देने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग सामूहिक सौदेबाजी का निर्णय ले सकते हैं। अगर दुष्परिणाम देखा जाए तो लगभग जितना भी उधर परिणाम लाभ जो पर है उस सब में नहीं लगा देना होगा, यानी कि अगर सही से उसका निर्णय नहीं लिया गया, सौदा नहीं किया गया। तो आप लोगों को इतना तो हो गया होगा कि आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, या आप देख भी सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।